वेल व्हाट अ टर्न ऑफ इवेंट्स। क्या ड्रामेटिक मैच रहा यार कल गुजरात टाइटंस वर्सेस मुंबई इंडियंस का मैच। लास्ट लास्ट तक ऐसा लग नहीं रहा था कि बारिश जो है वो कुछ भी बेहतर करेगी गुजरात टाइटंस के लिए, लेकिन वो कहते हैं ना भैया, जब किस्मत साथ होती है तो ऊपर वाला सब कुछ आपके फेवर में कर देता है। किस्मत साथ थी शुभमन गिल के, किस्मत साथ थी गुजरात टाइटंस के, और आखिरी ओवर में जो उनको 15 रन मिले थे वो निकाल कर वहां से चले गए। बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने सोचा, मैं भी उसमें था, जिसने सोचा कि यार अब बारिश हो गई, अब मैच नहीं होगा, बिकॉज 12:30 का कट ऑफ टाइम था कि भैया 12:30 तक अगर बारिश रुकती है और पूरा ग्राउंड क्लियर हो जाता है, अंपायर और प्लेयर पहुंच जाते हैं ग्राउंड में, तब मैच होगा। और 12:20 पर तेज बारिश हो रही थी। हम सब ने, अगर आपने मेरा लाइव देखा हो, कल लाइव हम जुड़े थे, बहुत सारे लोग हमारे साथ आए थे लाइव पर, तो बहुत लोगों को यह लगा था हमारे साथ कि यार नहीं जीतेगा, लेकिन कुछ लोग थे जो मान रहे थे, जो जीटी के फैन थे कि नहीं भैया जीतेगा तो जीटी, मतलब उतने लास्ट लास्ट पर भी भरोसा रखना अपनी टीम पर। हैट्स ऑफ यार, बहुत सारे लोगों ने कहा कि जीतेगा तो जीटी। इनफैक्ट मुंबई इंडियंस के बहुत सारे फैंस जो हैं वो स्टेडियम छोड़कर जा रहे थे। मैं आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा रीजन बताता हूं। कल जब 12:30 कट ऑफ टाइम रखा गया तो अचानक से देखा गया कि 12:10 12:15 के आसपास फैंस जो है मुंबई के वो उठ कर जा रहे थे। अब ये बात तय थी कि मुंबई, बिकॉज मुंबई आगे था डीआरएस मेथड से, और ये बात तय थी कि मुंबई जीत रहा है, बिकॉज 5 मिनट में बारिश का रुकना और सब कुछ स्टेबल हो जाना और मैच स्टार्ट हो जाना ये थोड़ा सा मुश्किल लग रहा था लोगों से। बहुत तेज बारिश हो रही है, चलो अब चलते हैं, बिकॉज 12:30 में लास्ट लोकल चलती है, और लोकल से बहुत लोग ट्रैवल करते हैं मुंबई में। अगर वो लोकल से नहीं जाएंगे तो उनको कैब से 600-700 रुपए किराया देना पड़ता। सो बहुत सारे लोग ऐसे थे जो उठ करके चले गए, लेकिन कुछ लोग बैठे रहे कि नहीं भैया, जब तक वहां डिस्प्ले नहीं हो जाएगा कि मुंबई वॉन बाय इतना रन, हम उठकर नहीं जाएंगे। इंतजार किया और आखिर में उसका नुकसान हो गया, बिकॉज मुंबई जीत नहीं पाई। उसके बाद शुभमन गिल ने एक ट्वीट भी लिखा कि रेन, प्रेशर, नॉइज, उन्होंने तीनों चीज मेंशन किया, केप्ट इट क्वाइट इनसाइड। बोला कि भैया बारिश भी थी, प्रेशर भी था, शोर भी था मुंबई के फैंस का, लेकिन हम शांत रहे और हम वहां से निकल गए। आप खुद सोचो कि 13-14 ओवर जब चल रहा था, वहां पर मुंबई आगे चल रहा था। 13 ओवर में गुजरात टाइटंस आगे चल रहा था। 13 ओवर में गुजरात टाइटंस जो है वो 3 रन आगे था, क्योंकि 13 ओवर में 15 रन आ गए थे। रदरफोर्ड बढ़िया एकदम जोश में आ गए थे। 14 ओवर में भी 13 रन आ गए थे, और वहां पर भी टीम जो है वो लगभग 8 रन आगे हो जाती है। और 2 ओवर में वो जो 28 रन पड़ते हैं, वहां से गुजरात टाइटंस बिल्कुल एकदम लीड ले लेती है कि हाँ भैया अब हम एकदम फ्री हैं, फिट हैं, फाइन है। 14 ओवर में 107 रन, 2 विकेट, और शुभमन गिल की जीटी जो होती है वो आगे रहती है। बारिश हो जाती है और वहां पर सबको लगता है कि यार अब तो हलवा है, बड़ा आसान है। अगर बारिश कंटिन्यू भी रहती है तो जीटी जीतेगी, अगर बारिश कंटिन्यू नहीं भी रहती है तब भी वापस आके थोड़े बहुत रन मार रहे हैं, और रदरफोर्ड और गिल अच्छे फॉर्म में, अच्छे टच में है और अच्छे रन स्ट्राइक कर रहे हैं। रदरफोर्ड तो तेज खेल रहे हैं, शुभमन गिल थोड़ा धीरे खेल रहे थे, लेकिन रदरफोर्ड तेज खेल रहे थे। सो यहां पर जो है सब कुछ सेट है। लेकिन किसी को नहीं पता था कि भैया जैसे ही उसके बाद बुमराह आएंगे वो सारा काम खराब कर देंगे। भाई 15th ओवर, 16th ओवर, 17th ओवर और 18th ओवर, हर ओवर में एक विकेट गिरती है और एकदम से जीटी जो है वो बैकफुट पर आ जाता है। 18वें ओवर के एंड में वो जीटी जो 14th ओवर पर जब बारिश हुई थी तो आगे चल रहा था, वो अचानक से 18वें ओवर में डीएलएस मेथड से 5 रन पीछे हो जाता है और बारिश बहुत तेज हो जाती है। और फिर उसके बाद जो होते मुंबई के फैंस कहते हैं कि भैया अब तो हो गया काम, आखिरी 2 ओवर में 24 रन चाहिए। बारिश इतनी तेज है, कट ऑफ टाइम 12:30 का, पहले 12:25 मिला था, फिर 12:30 हुआ था, 12:30 कट ऑफ टाइम। यहां तो अब बारिश नहीं रुकने वाली, और लिटरली बारिश जो है वो 12:15 पर भी इतनी तेज हो रही थी कि वो नहीं रुकती। न जाने क्या हुआ कि बारिश मानो ऐसे चुटकी किसी ने बजा दी हो, और बारिश भी रुक गई, मैदान भी नॉर्मल हो गया, उसके ऊपर से कवर्स भी हट गए, प्लेयर्स भी आ गए और मैच भी स्टार्ट हो गया। हाँ, एक ओवर कट हो गया था, 19th ओवर का मैच था और आखिरी ओवर में 15 रन देने थे। जहां पर 2 ओवर में 24 बनाने से जीटी को, वहां पर एक ओवर में डीएलएस मेथड के हिसाब से 15 रन मिले। लेकिन वहां दीपक चहर जो थे वो थोड़ा सा बौखला गए, लड़खड़ा गए और अपनी लाइन लेंथ खो गए। पहली बॉल खेलते हैं तेवतिया, तेवतिया आकर के चौका लगा देते हैं, फिर सिंगल निकाल कर देते हैं, और वहां पर नहीं लगता यार कॉजी है, ठीक है ऑलराउंडर है, बल्ले ऑलराउंडर आप कह सकते हो, बिकॉज बल्लेबाजी अच्छा करता बंदा। साउथ अफ्रीका से भी आपने उनको खेलते हुए देखा होगा, हिट्स अच्छी लगाते हैं, इंडिया के खिलाफ इनफैक्ट कुछ अच्छी हिट्स लगाई थी। सो ऐसा लगा कि हाँ यार कॉजी कर लेंगे। बट यार दीपक चहर आईपीएल के महान बॉलर, और वो लास्ट में आकर के इतनी बुरी बॉल, इतना मतलब उनके स्लॉट में बॉल डालते हैं और अच्छा आर्म स्ट्रेंथ करने का, एक्सटेंड करने का मौका देते हैं, और कॉटजे कहां इन मौके को छोड़ेंगे, वो छक्का मार देते हैं वहां पर, और वहीं पर सारा मामला पलट जाता है जब अगली बॉल नो हो जाती है। आप सोचो चौका, सिंगल, एक छक्का और अगली बॉल नो, यहां पर फिर कुछ बचा ही नहीं। फिर उसके बाद आप एक सिंगल लेते हो, फिर उसके बाद कॉटजी आउट भी हो जाते हैं, बट आखिरी बॉल पर एक सिंगल बच रहा होता है, और वहां पर एक बुरा थ्रो, सूर्य कुमार यादव स्टंप से थोड़े दूर होते हैं, बॉल नहीं कलेक्ट कर पाते और आउट भी नहीं कर पाते। सो पूरी कहानी जो मुंबई की तरफ दिख रही थी बारिश होने की वजह से, वो एकदम से वापस से गुजरात टाइटंस की तरफ आ जाती है, और गुजरात का जो डोमिनेशन अब तक चल रहा था वो पूरी तरह से चलता रहता है। इनफैक्ट गुजरात और मुंबई का जो पिछले 6
मैच का आप हिसाब निकालोगे वहां भी गुजरात का गंदा डोमिनेशन है। मतलब 6 में से 5 मैचेस ऐसे हैं जो गुजरात टाइटंस जीता है, सिर्फ एक मैच मुंबई जीता है। सो जीटी वर्सेस एमआई में भी जो डोमिनेशन है वो जीटी का ही चल रहा है। मतलब शुभमन गिल वर्सेस हार्दिक पांड्या, वो हार्दिक पांड्या जो इससे पहले जीटी में थे, जब वो एमआई में आए और जब दोनों टीम आमने सामने आती है तो हर बार कौन जीत रहा है? गुजरात टाइटंस। सिर्फ एक बार ऐसा हुआ था कि हार्दिक पांड्या की मुंबई इंडियंस जीती थी, वरना जीत जो है वो गुजरात टाइटंस ही रही है। उसके अलावा इनफैक्ट अगर आप आईपीएल 2025 की तरफ देखोगे, टेबल टॉपर जो है गुजरात टाइटंस है, पर्पल कैप जो है गुजरात टाइटंस के पास है। अगर आप ऑरेंज कैप की लिस्ट भी देखते हो तब भी आपको बहुत सारे प्लेयर दिखेंगे। मोस्ट रन एज अ कैप्टन शुभमन गिल, ठीक है। अब आप ऑरेंज कैप की लिस्ट में आओ, आपको दिखेगा सबसे पहले बटलर के 500 रन, फिर उसके बाद शुभमन गिल के 508 रन, फिर उसके बाद साई सुदर्शन के 509 रन, फिर सूर्य कुमार यादव के 510 रन। 8 9 10 स्काई के सर पर अभी ऑरेंज कैप जरूर है, लेकिन आप देखो कितने क्लोज हैं। साई सुदर्शन उनसे सिर्फ 1 रन दूर है, शुभमन गिल उनसे सिर्फ 2 रन दूर है, और जॉस बटलर उनसे 8 रन दूर है। तो आप इसी से आप समझ लो कि गुजरात टाइटंस का जो टॉप 5 अगर आप ऑरेंज कैप में देखते हो उसमें 3 तो गुजरात के प्लेयर हैं। सो ये वाला जो डोमिनेट, और यही मैंने पहले भी बात की थी कि अगर किसी मैच में जीटी का टॉप 3 नहीं चलता है तब क्या होगा, और एग्जैक्टली हमारे सामने वही सिचुएशन आई जहां पर शुभमन थोड़ा रुक कर खेल रहे थे, साई शुरू में 5 रन बनाकर आउट हो गए थे, बटलर भी बहुत लंबा खेल नहीं पाए थे, और उसके बाद पहली बार ऐसा हुआ जब 17th ओवर में आईपीएल 2025 में गुजरात टाइटंस बैटिंग कर रही थी और उनका कोई भी टॉप 3 का बैटर बैटिंग नहीं कर रहा था। आप सोचो कि वो तेवतिया जिन्होंने जीटी को बहुत सारे मैचेस जिताए हैं, उन्होंने इस पूरे टूर्नामेंट में, अगर आप आज को छोड़ दो तो इस पूरे टूर्नामेंट में सिर्फ और सिर्फ 25 बॉलें खेली है। अब आप इससे समझ लो कि जो नीचे वाला बैटर है वो कितना कम बल्लेबाजी कर रहा है इस पूरे सीजन में। इसका नुकसान हमने सनराइजर्स हैदराबाद को उठाते हुए देखा था जब आईपीएल 2024 में पूरा सीजन टॉप ऑर्डर डोमिनेट किया था और फाइनल्स में आकर के टॉप ऑर्डर जल्दी आउट हो गया था और फिर पूरी टीम जो है वो खिसक गई थी। अच्छी बात ये रही कि गुजरात टाइटंस को इस बार ये चीज पहले देखने को मिल गई। सो अब हो सकता है कि वो इस चीज से प्रिपेयर होकर आएंगे कि भैया अगर टॉप ऑर्डर नहीं चला तो लोअर ऑर्डर जो है वो किस तरह से संभालेगा। लेकिन टॉप ऑर्डर चला ना चलाओ, मैन ऑफ द मैच जो है वो गिल ही को मिला, बिकॉज बहुत लोग ये मानना है कि गिल की जो पारी थी वो स्लो जरूर थी बट वो नीड ऑफ द आवर थी। उस टाइम पर उसी तरह की पारी की रिक्वायरमेंट थी, और उसका रीजन सिर्फ ये है कि इस टाइम पर गुजरात टाइटंस अपने नेट रन रेट को इंप्रूव करने के बारे में बहुत ज्यादा नहीं सोच रहा है, बिकॉज उनका नेट रेट ऑलरेडी बहुत अच्छा है। दूसरी तरफ आप देखोगे तो बहुत ज्यादा रन्स नहीं बनाए थे मुंबई इंडियंस ने, तो वहां पर शुभमन का एंगल ये हो सकता है कि भैया मैं ओडीआई वाली इनिंग खेलूं तब भी जो है वो काम बन जाएगा, मुझे अलग से टी20 वाली इनिंग खेलने की जरूरत नहीं है। और वो हुआ भी, आपने टी20 इनिंग खेलने की जरूरत नहीं थी, आप धीरे धीरे लेकर गए, रदरफोर्ड ने काम कर दिया। मुझे सिर्फ ऐसा लगा कि वहां पर 10 रन अगर शुभमन ज्यादा कर देते, लाइक 46 बॉल में 56 ऐसा कुछ कर देते तो टीम थोड़ा सा और रिलैक्स वे में होती, थोड़ा सा और बेहतर कंडीशन में होती। बट ठीक है, नेवरदलेस शुभमन खड़े थे, रन कर रहे थे और ओडीआई वाला स्टाइल खेल रहे थे और बहुत रन्स नहीं थे, इस वजह से आप कह सकते हो कि वो नीड ऑफ द आवर था और शुभमन ने उसी को बेहतर समझा। लेकिन जैसे ही आते हैं जसप्रीत बुमराह, वो मामला जो है खराब, पहले बारिश मामला खराब करती है, बारिश जो है पूरा मोमेंटम तोड़ती है, अगर शायद बारिश ना होती तो वो मोमेंटम टूटता ही नहीं, आपको वो ब्रेक मिलता ही नहीं, आप जिस हिसाब से खेल रहे थे उस हिसाब से खेलते और शायद मैच जो वो 18वें ओवर में ही खत्म हो जाता। लेकिन बारिश आई, फिर जस्सी भैया आए और जस्सी भैया जहां आ जाते हैं प्रेशर वाली सिचुएशन में, फिर तो भैया काम हो गया। शुभमन गिल को क्या जबरदस्त बोल्ड किया यार, मतलब किस तरह से बॉल की मूवमेंट आपने देखी चेंज, शुभमन गिल को खुद समझ नहीं आया, फिर उसके बाद शाहरुख खान को भी समझ नहीं आया, शाहरुख भी वैसे ही बोल्ड होकर के चले गए और वहां पर लगा कि मामला फंस सकता है। लेकिन अच्छी बात सिर्फ ये रही जीटी के लिए कि उनका ओवर खत्म हो गया, तेवतिया ने भी एक आधी बॉल उनकी खेली, ओवर खत्म हो गया, उसके बाद उनको आने का मौका नहीं मिला। एंड दैट्स द रीजन के थोड़ा सा गुजरात टाइटंस जो था वो रिलैक्स था कि चलो भैया, माना कि एक अच्छा एक जबरदस्त स्पेल फेंक कर गए, लेकिन अब नहीं आ रहे वो। 4 ओवर में उस बंदे ने 19 रन दिए, 2 विकेट लिए और बता दिया कि क्यों लोग कहते हैं कि भैया मैन ऑफ बिग ओकेजन्स। अक्सर आकर के इंडिया को भी और मुंबई को भी बड़े ओकेजन्स में इंपॉर्टेंट क्रूशल टाइम पर के बेहतरीन स्पेल करते हैं। और आप सोचो कल वाले स्पेल में जो 24 बॉल उन्होंने डाली है, मतलब जो उन्होंने 4 ओवर डाले हैं उसमें 13 तो डॉट बॉल है यार, 13 डॉट बॉल, 2 विकेट, तो भैया 15 बॉल तो ऐसी हो गई, 15 तो डॉट बॉल ही हो गई। अब आप सोचोगे सिर्फ 9 बॉल जब आप एक बंदे की टच करते हो, उस पर स्कोर करते हो तो क्या ही होगा। आप उठा करके उनका अगर कल का बॉलिंग कार्ड भी देखोगे ना, आपको दिखेगा सिंगल 0-0-2 0-0-0-0, मतलब डॉट डॉट जा रही थी, फिर एक डबल, फिर डॉट डॉट डॉट, फिर एक चौका, फिर सिंगल सिंगल वाइड, सॉरी विकेट, वाइड तो एक भी नहीं फेंकी है, फिर डॉट, फिर सिंगल, चौका,
विकेट डॉट इस तरह 2 और फिर डॉट होकर के मैच जो है वो मतलब उनका स्पेल जो है वो खत्म हो जाता है। सो यस, एक बार फिर से बताया कि भैया क्यों वो वन ऑफ द बेस्ट हैं और क्यों इतनी क्रूशल सिचुएशन के लिए उनको अलग से रखा जाता है। उनके साथ हालांकि अश्विनी कुमार ने भी काफी अच्छी गेंदबाजी की, उन्होंने भी क्रूशल विकेट्स लिए, क्रूशल टाइम पर लिए, लेकिन वो राशिद का विकेट थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल जरूर रहा बिकॉज, और सिर्फ इस वजह से नहीं कि उनको आउट दिया गया, इस वजह से कि जब आपने रोहित शर्मा का डिसमिसल देखा होगा वहां पर कैमरा एंगल ला करके बजाफ्ते ऊपर से दिखाया जाता है कि बॉल यहां पर गिरती है। राशिद वाले डिसमिसल में पहले कैमरा सामने से दिखाया गया, फिर उसको घुमा करके दिखाया गया, उसकी एग्जैक्ट लोकेशन बॉल की नहीं दिखाई गई कि वो फॉल कहां पर हुई। इस वजह से बहुत लोग उस पर सवाल उठा रहे हैं कि भैया अगर आप सामने से दिखाते, क्लोज व्यू दिखाते, तो हम भी मानते हैं कि बॉल एग्जैक्टली गिरी कहां पर है, हमें भी दूर वाला व्यू दिखाया गया तो उससे समझ में नहीं है, और जब चीजें समझ में नहीं आती है तो जाहिर सी बात है वो कॉन्ट्रोवर्शियल हो जाती है। खैर, गुजरात टाइटंस इस बार बहुत बेहतरीन तरह से आगे बढ़ रहे हैं और गेंदबाज भी उतनी ही अच्छे साहब से 6 के 6 गेंदबाज जो हैं उन्होंने आकर के वानखेड़े में विकेट्स लिए। उन्होंने उस जगह पर जो मुंबई का गढ़ है वहां पर सारे बॉलर, कोई बॉलर ऐसा नहीं रहा जिसको विकेट नहीं मिली, सबको विकेट मिली और कैचेस बहुत सारे ड्रॉप हुए। अगर वो कैचेस ड्रॉप नहीं होते तो हो सकता है कि 120 पर ही ऑल आउट हो जाते। जैसे आप देखो पहले ही ओवर में ड्रॉप हो गया विल जैक्स का कैच, सिराज के ओवर में साई सुदर्शन ने ड्रॉप किया, फिर और ये सारे पावर प्लेज में हुए। 4.5 मतलब 5वें ओवर की आखिर सेकंड लास्ट बॉल में प्रसिद्ध कृष्णा जब गेंदबाजी कर रहे थे तो स्काई का कैच छोड़ दिया 2 रन पर, उसके और साई किशोर ने छोड़ा वाला कैच। फिर उसके बाद जब आप अरशद खान गेंदबाजी कर रहे थे पावर प्ले का आखिरी ओवर, फिर सेकंड लास्ट बॉल 5.5 ओवर जब चल रहा था, आखिर सेकंड लास्ट बॉल पर सिराज ने कैच ड्रॉप कर दिया। सो जब आप विल जैक्स और स्काई का कैच छोड़ते रहे पावर प्ले के अंदर अंदर में, तब जाकर के विल जैक्स ने 53 कर दिए और स्काई ने आकर के 35 रन कर दिए। लेकिन हाँ ये है कि स्काई की किस्मत भी अच्छी है और स्काई की फॉर्म भी बड़ी अच्छी है, क्योंकि आज आउट हो जाते तो उनका जो 25 प्लस का जो चल रहा है स्ट्रीक वो टूट जाती, वरना आप देखो उनके रन लगातार भाई 12 इनिंग हो गई इस बंदे को और अभी तक ये 25 के अंदर आउट नहीं हुआ है। कल भी ये 35 रन की पारी मार कर गया और इनफैक्ट अगर आप T20 की हिस्ट्री देखोगे तो सिर्फ एक, मैं आईपीएल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं T20 की बात कर रहा हूं। T20 में इंटरनेशनल भी आ जाता है और ये लीग्स भी आते हैं, तो T20 अगर आप हिस्ट्री देखोगे तो इसमें सिर्फ एक ही बल्लेबाज है जो इस टाइम पर सूर्या से ऊपर है, वो है टेम्पा बावुमा। बवुमा का T20 का 13 बार ऐसी इनिंग है लगातार, 13 कंसेक्यूटिव इनिंग्स जहां पर उन्होंने 25 से ज्यादा रन किए हैं साउथ अफ्रीका के लिए, और सूर्या एमआई के लिए खेलते हुए 12 बार ऐसा कर चुके हैं जहां 25 से ज्यादा रन लगातार है। अगर एक बार और कर लेंगे तो बवुमा के इक्वल हो जाएंगे, एक बार और कर लेंगे तो फिर वो उनसे आगे हो जाएंगे और वो फिर हिस्टोरिकल हो जाएगा, क्योंकि ऐसा कभी नहीं हुआ होगा। खैर, आज मुंबई की अर्ली विकेट्स भी, जैसे यहाँ जीटी नहीं चला वैसे एमआई की भी अर्ली विकेट्स गिर के रैन रिकल्टन आउट हो जाते हैं पहले ही ओवर में, फिर उसका रोहित आउट हो जाते हैं चौथे ओवर में, फिर सूर्या 10वें ओवर में, सूर्या और विल का थोड़ा सा वहां पर आपको पार्टनरशिप आई, वरना सूर्या आपको आउट होते हैं 11वें ओवर में और विल जैक्स आउट होते हैं 12वें ओवर में, और फिर उसके बाद धीरे धीरे विकेट्स गिरनी आगे भी शुरू होती है। लास्ट में आकर के कॉबिन बोश जो है वो थोड़े से रन्स करते हैं, 155 तक टोटल जाता है, लेकिन वो काफी नहीं होता है और गुजरात टाइटंस इस मैच को जीत लेता है। हालांकि बारिश थोड़ा सा स्पॉइलर जरूर बनता, अगर बारिश नहीं आती तो जीटी आराम से जीतता, बारिश आई, मोमेंटम टूटा, बट देन इवेंचुअली लास्ट में गेम जो है वो जीटी की तरफ चला गया। इस टाइम पर अगर आप टेबल की तरफ देखेंगे तो जीटी ने 11 मैचेस खेले हैं, 16 पॉइंट हैं, आरसीबी ने भी 11 खेले, उनके भी 16 हैं, पंजाब ने भी 11 खेले हैं, उनके 15 हैं बिकॉज एक मैच बारिश में फंस गया था उनका, एमआई ने 12 खेले हैं और 14 हैं, मतलब एमआई ने एक मैच भी ज्यादा खेला है और पॉइंट भी 2 कम है ऊपर वाली टीमों से। डीसी ने 11 खेला, उनके पास 13 विन है, मतलब उनका भी एक बारिश में मैच जो है वो खराब हुआ था। सो उस टाइम पर कहानी सारी यह है कि क्वालिफाई हालांकि कोई नहीं हुआ था, क्वालिफाई हो गया है बट अभी ऑफिशियली क्यों किसी के आगे नहीं लिखा हुआ है, तो आप सोचो कि कितना क्लोज मैच जा रहा है। वो एमआई जो टेबल टॉपर हो जाती, अगर एक रनआउट लास्ट वाला हो जाता तो वो एमआई अब क्वालिफिकेशन के बारे में फिलहाल सोच रही है, बिकॉज 14 पॉइंट हैं, 12 मैच हो चुके हैं। अगर आप अपना अगले 2 मैच में से एक आध मैच हार जाते हो, एक आध मैच नीचा, हाँ एनआरआर सपोर्ट आपको जरूर करेगा बिकॉज डीसी जो है वो 11 में 13 है। डीसी ने अगले 3 मैच में अगर 3 के तीनों जीत लिए, फटाक से ऊपर, 2 जीते तो भी उनके चांसेस अच्छे हैं बिकॉज 13, 2 15 और 2 17 वो आपसे ऊपर ही रहेंगे। सो यहां पर एमआई के लिए थोड़ा सा मसला हो सकता है कि इस बार 14 नंबर पर 14 पॉइंट पर भी क्वालिफिकेशन ना हो, और 14 पर तो ऑब्वियसली नहीं होगा और आपको नीचे ही फिर कहीं पर बसेरा बनाना पड़े और डीसी ऊपर जाकर के टॉप 4 में निकल जाए। खैर, अगर ऐसा होता है कि जीटी, आरसीबी, पंजाब और डीसी आती तब तो भाई मजा ही आ जाएगा। सॉरी, वो टीम जो एक्सपेक्टेड नहीं थी जीटी थी, बट बाकी जो टीम है ये कभी नहीं आती थी, सो अब आ जाएंगी और आकर के, कभी से मतलब आई हैं कभी कभी, बट हर बार वो वाला हिसाब नहीं रहता था, लेकिन इस बार अगर आ जाएंगी तो बहुत जबरदस्त हो जाएगा। और फिर
प्रोबेबली कोई नई टीम होगी जिनके सर पर एक ट्रॉफी का ताज जो है वो सज जाए। खैर, आपको क्या लगता है, टॉप 4 में क्या एमआई बच पाएगी या फिर डीसी ऊपर आएगी, एमआई नीचे जाएगी, और इस बार वो 4 टीम रहेगी जो किसी ने भी प्रिडिक्ट नहीं की होगी? आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। टिल देन यू गाइस टेक केयर, सी यू वेरी सून।